दोस्तों ये कहानी है 30 ऐसे बच्चों की जिन्हें साइंटिस्ट द्वारा आर्टिफिशियल तरीके से बायो लैब में बनाकर स्पेसशिप के जरिए उन्हें एक गैलेक्सी में इंसानी सभ्यता को बसाने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ सालों बाद जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके साथ इस विशालकाय ब्रह्मांड में ऐसी खौफनाक दिल दहला देने वाली घटनाएं होती है जिन्हें जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन आखिर उनके साथ ऐसी कौन सी खतरनाक घटनाएं घटने लगी थी और क्या वो अपने इस मिशन में सक्सेसफुल हो भी पाए या रास्ते में ही मारे गए, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत साल 2063 से होती है, जहां एक साइंटिफिक सेमिनार में एक लेडी साइंटिस्ट सबको बता रही थी कि हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर हर दिन जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है, जिस कारण जल्दी ही हमारी पृथ्वी से हाई टेम्परेचर की वजह से जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन वो बताती है कि हमने फार अवे गैलेक्सी में एक ऐसा प्लेनेट ढूंढ निकाला है जो हमारी पृथ्वी की तरह ही है और उस प्लेनेट पर इंसानी सभ्यता जिंदा रह सकती है। इसके बाद वो कहती है कि उस प्लेनेट पर जाने के लिए हमें एक स्काउटिंग मिशन करना होगा जिसमें कम से कम 86 साल लगेंगे और इस मिशन के लिए हमें बच्चों के एक ग्रुप को स्पेसशिप से स्पेस में भेजना होगा, जिसमें उन बच्चों की 3 पीढ़ियां शामिल होंगी। मतलब जैसे एक बच्चा स्पेसशिप पर जाएगा तो उसके ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि उसके पोते पोतियां उस प्लेनेट पर पहुंचेंगे, जिसके लिए हम बायोलॉजिकली आर्टिफिशियल टेक्निक से उन बच्चों को जन्म देंगे और उन्हें उस प्लेनेट पर भेजेंगे। वहीं सेमिनार में बैठा रिचर्ड नाम का एक आदमी कहता है कि इस मिशन के लिए हमें बहुत इंटेलिजेंट बच्चे चाहिए होंगे जो अकेले रह सकें और अकेले ही अपने आप को संभाल सकें। इसके बाद वो पूछता है कि इस मिशन पर जाने के लिए बच्चे कब तक तैयार होंगे, क्योंकि उसका मानना था कि क्रू जितना छोटा रहेगा उतना ही लंबे समय तक स्पेसशिप में सेफ रह सकेगा। लेकिन रिचर्ड थोड़ा परेशान था कि ये मिशन सक्सेसफुल होगा भी या नहीं। इसके बाद वो उस लैब में जाता है जहां बच्चों को रखा जा रहा था। लैब के अंदर जाते ही वो एक प्रोटेक्टिव सूट पहनता है और उन बच्चों के पास जाता है। जैसे ही वो बच्चे रिचर्ड को देखते हैं तो खुश होकर भागते हुए उसके पास आकर उससे गले लग जाते हैं। वहाँ पर रिचर्ड एक बच्चे को मॉनिटर पर कुछ एजुकेशन के बारे में सिखाता है। उसके बाद वो क्रिस्टोफर, सेला और जैक नाम के बच्चे को बेड पर सोने के लिए लेटा देता है। यहाँ पर जैक उसे बताता है कि उसे रात में डर लगता है, लेकिन रिचर्ड उसे कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। अगले दिन रिचर्ड उस लेडी साइंटिस्ट के साथ बात करने जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे भी इन बच्चों के साथ इस मिशन पर जाना चाहिए ताकि मैं इन बच्चों का ध्यान रख सकूं। लेडी साइंटिस्ट ये सोचकर रिचर्ड के लिए हाँ कर देती है कि अगर रिचर्ड इस मिशन में शामिल होता है तो ये मिशन 7 साल की बजाय सिर्फ 4 साल में पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम इस मिशन को रिचर्ड के साथ लॉन्च होते हुए देखते हैं, जहाँ पर सबसे पहले वो सभी बच्चे स्पेसशिप में जाकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं रिचर्ड स्पेसशिप की विंडो से आखिरी बार पृथ्वी को देखता है। इसके बाद हमें 10 साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब ये सभी बच्चे बड़े होकर टीनेजर्स बन चुके हैं। वो सभी बच्चे अपने दिन की शुरुआत एक साथ ही स्टार्ट करते हैं। वहीं सबसे पहले उन्हें सेकंड जनरेशन के लिए फर्टिलाइजेशन के बारे में सिखाया जाता है, जो कि उनके 24 साल के होने पर ही शुरू होनी थी। मतलब जब वो 24 साल के होंगे तब वो आपस में इंटीमेट होकर नए बच्चों को जन्म देंगे और वो उनकी सेकंड जनरेशन होगी। यहाँ पर वो सभी टीनेजर्स एक रोबोट की तरह ही रहते थे, जहाँ पीने के लिए उन्हें एक ब्लू लिक्विड दिया जाता था। जब क्रिस्टोफर और जैक नाम के टीनेजर्स एक साथ म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो सेला स्पेसशिप की विंडो से बाहर स्पेस की तरफ देखती है, जिसके बाद वो रिचर्ड से बात करने जाती है और उसे कहती है कि क्या हमारी लाइफ की कोई इंपॉर्टेंस है, हमें स्पेसशिप में जिंदा मरने के लिए क्यों छोड़ दिया है। रिचर्ड सेला को दिलासा देने की कोशिश करते हुए अपने दादा दादी की तस्वीरें उसे दिखाता है और उसे बताता है कि तुम्हारी जिंदगी की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी धरती पर रह रहे इंसानों की है। उस रात क्रिस्टोफर को नींद नहीं आ रही थी, जिससे वो स्पेसशिप की आवाज बड़े ध्यान से सुनने लगता है। अगले दिन रिचर्ड क्रिस्टोफर के साथ हाइड्रोफोनिक्स बे यानी कि जहाँ पर वो पौधों की खेती करते थे वहाँ पौधों की चेकिंग करने जाता है, जहाँ क्रिस्टोफर को स्क्रीन पर पानी में कुछ टॉक्सिक केमिकल होने का अलर्ट मैसेज दिखाई देता है। वो रिचर्ड से पूछता है कि ये किस तरह का टॉक्सिक केमिकल है जिसको पीने के बाद भी वो केमिकल उनके यूरिन यानी पेशाब से नहीं मिलता। क्रिस्टोफर पूछता है कि क्या ये कोई टॉक्सिक लिक्विड है, लेकिन रिचर्ड उसके क्वेश्चन को इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद क्रिस्टोफर अपने दोस्त जैक को उस केमिकल के बारे में पूछता है जिसका नाम T56J था। वो जैक को स्क्रीन पर उस केमिकल को दिखाता है, लेकिन उन्हें उस केमिकल के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। उस रात वो दोनों अपने रूम से बाहर निकलकर उस केमिकल के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो केमिकल किस काम के लिए यूज किया जा रहा था। यहाँ पर क्रिस्टोफर स्पेसशिप के मेन कंप्यूटर को हैक करके उस केमिकल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को निकाल लेता है। तब उन्हें पता चलता है कि ये केमिकल दरअसल उन्हें पानी में मिलाकर पिलाया जा रहा है, जो कि इंसानों की पर्सनैलिटी और ह्यूमन हार्मोन्स को उभरने नहीं दे रहा। मतलब कि उन सभी में फिजिकल इंटीमेसी के लिए जो हार्मोन्स डेवलप होने चाहिए उन हार्मोन्स को एक्टिव नहीं होने दे रहा। इस केमिकल की वजह से वो सभी टीनेजर्स आलसी रहा करते थे और उनमें आपस में दोस्ती, प्यार, इंसानियत ऐसे किसी भी तरह के इमोशंस नहीं थे। बस हर रोज उठो, रोबोट्स की तरह अपने काम खत्म करो और फिर अपने रूम में जाकर सो जाओ। ये सब जानने के बाद क्रिस्टोफर और जैक दोनों ही वो ब्लू लिक्विड पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं और इस केमिकल के बारे में जूली और काय को भी बता देते हैं।
हैं। इसके साथ ही वो उनको ये भी बताते हैं कि इस स्पेसशिप में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट है जो हमसे छुपाया जा रहा है। यहाँ से क्रिस्टोफर सीधा रिचर्ड के पास जाकर स्पेसशिप में छुपे उस सीक्रेट कंपार्टमेंट के बारे में पूछता है, जिस पर रिचर्ड उसे बताता है कि वो कंपार्टमेंट सिर्फ थर्ड जनरेशन के लिए बना है। क्रिस्टोफर के वहाँ से जाने के बाद रिचर्ड अर्थ पर एक मैसेज सेंड करने की कोशिश करता है कि क्या वो यहाँ मौजूद सभी बच्चों को अपने बारे में सब कुछ बता सकता है, ताकि यहाँ सभी लोगों के मन में उसके प्रति विश्वास बना रहे। लेकिन उसके इस मैसेज को धरती पर पहुँचने में कम से कम 2 महीने का टाइम लगना था। अगले दिन जब सभी लोग खाने की लाइन में लगे हुए थे तो सेला के पीछे खड़ा क्रिस्टोफर उसके बारे में लव की फीलिंग्स को महसूस करता है, क्योंकि वो अब सेला को पसंद करने लगा था। जब सभी टीनेजर्स लंच कर रहे होते हैं तो क्रिस्टोफर सेला को ही प्यार से देखता है, लेकिन तभी उसका दोस्त जैक सेला के पास जाकर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। उसी समय रिचर्ड वहाँ आता है और देखता है कि जैक ने सेला का हाथ पकड़ रखा है, जिससे वो जैक को सेला का हाथ छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि ये उनके रूल्स के खिलाफ था। इसके बाद जिम में क्रिस्टोफर और जैक का आपस में झगड़ा हो जाता है, जहाँ गुस्से में जैक जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वहाँ मौजूद सभी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। यहाँ पर जैक और क्रिस्टोफर में ये सभी फीलिंग्स इसलिए आई थी क्योंकि उन्होंने वो ब्लू लिक्विड पीना बंद कर दिया था। इसके बाद वो स्पेसशिप की आवाज सुनते हुए ऑब्जर्वेशन रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर वो अपने एक क्रू मेंबर को देखते हैं। ये दोनों उस क्रू मेंबर से पूछते हैं कि स्पेसशिप में ये नॉइज साउंड किस चीज से आ रही है, जिस पर वो क्रू मेंबर उन्हें बताता है कि ये नॉइज किसी तरह की एलियन लाइफ फॉर्म की हो सकती है जो हमारी स्पेसशिप पर अटैक कर रही है। वहीं दूसरी ओर सेला रिचर्ड के कैबिन में थी, जहाँ वो अर्थ से लाए हुए सूखे पौधों को देख रही थी कि कहीं वो खराब तो नहीं हो गए। तभी जैक और क्रिस्टोफर को उन दोनों की बातें हल्की हल्की सुनाई देती हैं, जिससे वो उनकी आवाज का पीछा करते हुए उस कैबिन तक पहुंच जाते हैं, जहां पर जैक रिचर्ड को सेला के कंधे पर हाथ रखे हुए देखता है, जिसे देखकर उसे काफी जलन होती है। नेक्स्ट डे रिचर्ड उन सबको इकट्ठा करके उन्हें कहता है कि हमारी स्पेसशिप के बाहरी ट्रांसमीटर्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिससे हमारी स्पेसशिप का अर्थ से कनेक्शन टूट गया है। रिचर्ड जैक से कहता है कि हम दोनों स्पेसशिप के बाहर जाकर उस खराब ट्रांसमीटर को सही करेंगे, इसलिए तुम जल्दी से स्पेस सूट को पहन लो। बाकी के लोग स्पेसशिप के अंदर से ही ट्रांसमीटर को जोड़ने में लग जाते हैं। वहीं जैक स्पेस सूट के बहाने सेला के पास चला जाता है। सेला जैक को स्पेस सूट के बारे में थोड़ा बताने लग जाती है कि तभी जैक उसको गलत तरीके से टच करने लगता है। अचानक वहाँ रिचर्ड आ जाता है और जैक को पकड़कर नीचे गिरा देता है। रिचर्ड को गुस्से में देखकर जैक वहाँ से भाग जाता है और उसके पीछे रिचर्ड भी भाग रहा था। रास्ते में रिचर्ड फीबी को देखता है, जो उसे बताती है कि जैक और क्रिस्टोफर ने ब्लू लिक्विड वाटर पीना छोड़ दिया है। इसके बाद वो क्रिस्टोफर के पास बात करने जाता है, लेकिन वहाँ पर उन दोनों में उस लिक्विड के बारे में काफी बहस होने लगती है। रिचर्ड क्रिस्टोफर को बताता है कि ये लिक्विड ठीक इसी तरह के बिहेवियर को रोकने के लिए बनाया गया है, जैसा उसने अभी जैक को करते देखा है। इसके बाद थोड़ा शांत हुआ रिचर्ड क्रिस्टोफर से ट्रांसमीटर को ठीक करने में उसकी मदद मांगता है, ताकि वो वापस से अर्थ पर कनेक्शन करके इस मिशन को आगे बढ़ा सके। वहीं जैक कंट्रोल रूम के अंदर चला जाता है। उधर रिचर्ड और क्रिस्टोफर स्पेस सूट पहनकर स्पेसशिप से बाहर जाकर ट्रांसमीटर को ठीक करने लगते हैं। रिचर्ड ट्रांसमीटर के एक पार्ट को ठीक कर रहा होता है, तो वहीं क्रिस्टोफर दूसरे पार्ट को। उसी समय स्पेसशिप के अंदर सभी उन दोनों को स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। अचानक वो सभी स्क्रीन पर देखते हैं कि एक ब्लैक शैडो बाहर स्पेसशिप में रिचर्ड की तरफ जा रही है, जिससे रिचर्ड और क्रिस्टोफर को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिस वजह से रिचर्ड स्पेसशिप से दूर जाने लगता है। वहीं शिप के अंदर सभी को वाइब्रेशन फील होती है, जिससे सभी डर जाते हैं और किसी को भी पता नहीं था कि ये आखिर क्या था। तभी अचानक कंट्रोल रूम के अंदर आग लग जाती है, जिसे वो लोग जल्दी से बुझाने की कोशिश करते हैं। वहीं क्रिस्टोफर जैसे तैसे रिचर्ड को खींचकर स्पेसशिप के अंदर ले आता है। वो लोग रिचर्ड को मेडिकल रूम में ले जाते हैं। यहाँ पर मेडिकल टीम सेला के साथ रिचर्ड को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे रिचर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सेला, जो कि मेडिकल के बारे में सबसे अच्छे से जानती थी, वो सबको कहती है कि रिचर्ड मर चुका है। इसके बाद सभी क्रू मेंबर्स एक साथ इकट्ठे होते हैं, जहाँ उनमें से एक मेंबर कहता है कि उसने ये सब होने से पहले मॉनिटर में कुछ अजीब सी आवाजें सुनी थी, जैसे कि कोई एलियन फॉर्म रिचर्ड की बॉडी के अंदर चली गई हो। ये सुनकर फीबी रोने लग जाती है। तभी क्रिस्टोफर उन्हें दिलासा देते हुए कहता है कि अगर हम सभी एक साथ रहेंगे तो हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इसके बाद ऑटोमेटिकली स्पेसशिप का सिस्टम रीबूट होता है और सभी लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, जिसे ओपन करने पर उन्हें पता चलता है कि सिस्टम में सारी की सारी कैमरा फुटेजेस डिलीट हो चुकी हैं। यहाँ पर अब उन्हें एक नया लीडर चाहिए था, जो उन सभी को सही तरीके से लीड कर पाए और वो अपनी मंजिल तक पहुँच सके। वहीं पर खड़ा जैक सभी को कहता है कि मैं लीडर बन सकता हूँ, लेकिन बाकी मेंबर्स उसे कहते हैं कि हम सभी को लीडर को चुनने के लिए वोटिंग करनी चाहिए, जिसके बाद सभी अपने अपने वोट्स अपने मनपसंद मेंबर को देते हैं और ज्यादातर लोग क्रिस्टोफर को ही वोट देकर अपना नया लीडर चुनते हैं। वहीं जैक क्रिस्टोफर को लीडर चुने जाने पर उससे मन ही मन जलन करता है, लेकिन ये सब इग्नोर करके वो उसे ऊपर ऊपर से कॉन्ग्रेचुलेट करता है। लीडर बनते ही क्रिस्टोफर सभी को कहता है कि हमें सबसे पहले खराब हुए ट्रांसमीटर को ठीक करना होगा, जिसके लिए वो क्रू के सभी मेंबर्स को बुला लेता है और सभी से शिप पर काम करवाने लगता है।
यहाँ पर इन लोगों के पास सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा ही आखिरी ऐसी चीज थी जिससे वो पता लगा सकते थे कि रिचर्ड के साथ आखिर क्या हुआ था। वहीं सेला रिचर्ड के ऑफिस में जाकर उसकी फैमिली की फोटोज और वीडियोस देखने लगती है कि तभी क्रिस्टोफर वहाँ आता है। सेला उसे रिचर्ड के बचपन की फोटो दिखाती है। वो दोनों उसके पेरेंट्स को देखकर उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। क्रिस्टोफर सेला का एक अच्छा दोस्त बनना चाहता था, इसलिए वो उससे पूछता है कि रिचर्ड ने तुम्हें अपनी लाइफ के सीक्रेट्स के बारे में सभी बातें क्यों बताई, जिस पर वो बताती है कि रिचर्ड इस स्पेसशिप पर खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता था, इसलिए उसे किसी ऐसे पर्सन की जरूरत थी जिस पर वो विश्वास कर सकता था, इसलिए उसने मुझे इस काबिल समझकर मुझसे अपनी सीक्रेट बातें शेयर की। इसके बाद वो दोनों रिचर्ड की एक वीडियो देखने लगते हैं जहाँ वो बता रहा था कि वो इस मिशन पर कितना विश्वास करता है और इस मिशन के साथ साथ वो सभी बच्चों की परवाह करता है। अब यहाँ से क्रिस्टोफर बाकी क्रू मेंबर्स को देखने जाता है कि वो लोग काम सही से कर भी रहे हैं या नहीं, लेकिन वहाँ पहुँचने पर वो सभी को एक साथ कैंटीन में बैठा देखता है। वो उन सभी को गुस्से से डांटने लगता है कि इस तरह हम कभी भी अपने मिशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, जिस पर जैक उसे कहता है कि वो लोग रेफ्रिजरेटर्स को ठीक कर रहे हैं ताकि खाने का कुछ भी सामान खराब ना हो। वो क्रिस्टोफर को बताता है कि लेकिन कुछ सामान है जो जल्द ही खराब हो सकता है, इसलिए वो उस खाने को खाने के साथ साथ क्रिस्टोफर के न्यू लीडर बनने की पार्टी करने की भी सोच रहे हैं। इस बात के लिए क्रिस्टोफर मान जाता है। पार्टी के बाद काय कुछ लोगों को वो ब्लू लिक्विड पीने से मना करता है, जिससे वो सभी उसे फेंक देते हैं। वहीं सेला और क्रिस्टोफर साथ में बैठे रिचर्ड की वीडियो देखकर हंसते हुए एंजॉय कर रहे थे, जहाँ क्रिस्टोफर धीरे धीरे सेला के और भी करीब आने लगता है। उधर जैक भी जूली की तरफ अट्रैक्टेड होने लगता है। वो उसे टच करता है, तभी फीलिंग के साथ वो भी जैक को वापस टच करती है। वहाँ मौजूद सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे कि वो लोग आखिर कर क्या रहे हैं। थोड़े दिन बाद क्रू के ज्यादातर मेंबर्स आपस में लड़ाई करते, खेलते कूदते और स्पेसशिप में इधर उधर भागने लगते हैं, जिसके बाद वो सेला के रूम में जाकर रिचर्ड की पर्सनल लाइफ की वीडियोस को देखते हैं। तभी अचानक वहाँ सेला आ जाती है और उन सभी को अपने रूम में देखकर हैरान हो जाती है। इसके बाद वो उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन सभी लोग उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। कुछ देर बाद वो लोग एक एक करके उस रूम से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर आखिरी में जैक बाहर आकर सेला से कहता है कि अब रिचर्ड तुम्हें बचाने के लिए लीडर नहीं रहा। सेला उसकी बात को सुनकर मेडिकल रूम में जाकर एक स्कैल्पेल उठा लेती है। वहीं क्रिस्टोफर जैक को देखकर उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि जैक सेला के साथ कुछ गलत करने का सोच रहा है। जैसे ही क्रिस्टोफर को पता चलता है कि सेला इस समय मेडिकल रूम में है, उसी वक्त वो जैक से पहले वहाँ पहुँच जाता है। उधर जैक भी वहीं जा रहा था। क्रिस्टोफर जैक को आता देखकर उसे ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि जैसे सेला और वो एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, जिसके लिए वो सेला को पकड़ लेता है। उन्हें देखकर जैक वापस चला जाता है। वहीं सेला क्रिस्टोफर को गलत समझती है और स्कैल्पेल को उसकी ओर पॉइंट करती है, लेकिन जब वो उसे समझाता है कि वो यहाँ सिर्फ उसकी मदद करने आया था, तो वो कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करने से पहले बाकी क्रू मेंबर्स की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग पूरी तरह से बेकाबू हो रहे हैं। इसके बाद क्रिस्टोफर वहाँ से चला जाता है। बाहर वो जैक को ढूंढकर उसे सेला से दूर रहने के लिए कहता है। तभी अचानक उन्हें फिर से स्पेसशिप में कुछ अजीब आवाज आने लगती है, जिससे वो चारों तरफ उस आवाज का पीछा करते हैं। आवाज का पीछा करते वक्त अचानक काय की नजर एक रूम में पड़ती है, जहाँ पर जूली एक क्रू मेंबर के साथ इंटीमेट हो रही थी। ये देखकर काय गुस्से से भर जाता है और उस लड़के को बुरी तरह से मारने लगता है, जिससे उन दोनों में फाइट हो जाती है। इसके कुछ घंटों बाद कैंटीन में क्रिस्टोफर सभी लोगों से अच्छे से पेश आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। तभी अचानक वो लड़का पीछे से आकर काय पर एक लोहे की रॉड से अटैक कर देता है, जिससे क्रिस्टोफर तुरंत उसे मारकर रोकता है। जिसके बाद वो सभी के सामने उन दोनों को समझाता है कि उन्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर जैक कहता है कि हम सभी शायद ही इस मिशन को पूरा कर पाएंगे। ये सुनकर सभी सोचने लगते हैं कि अब उन्हें काम करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्रिस्टोफर कहता है कि इस मिशन को उनके ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोते पूरा करेंगे। तभी क्रू में से एक कहता है कि हमें कंट्रोल रूम में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ एलियंस हो सकते हैं और उन्होंने रिचर्ड को मार डाला है, ऐसे ही वो हम सभी को भी मार डालेंगे। वो ये भी कहता है कि क्रिस्टोफर ही उन एलियंस को यहाँ पर रिचर्ड की बॉडी के साथ लेकर आया है, जिस पर फीबी कहती है सबसे पहले उन्हें सीसीटीवी कैमरास को ठीक करना चाहिए, ताकि वो सिस्टम में देख सकें कि रिचर्ड के साथ आखिर क्या हुआ था। लेकिन जैक उनकी बातों को काटता हुआ कहता है कि क्रिस्टोफर बिल्कुल भी अच्छा लीडर साबित नहीं हो रहा है और अब मुझे लगता है कि मुझे खुद ही इस स्पेसशिप को लीड करना चाहिए। वो सभी को बताता है कि अगर उन पर दोबारा एलियंस ने अटैक किया तो हम सभी साथ मिलकर उनका सामना करेंगे। ये सुनकर क्रू के बहुत सारे मेंबर्स उसके ग्रुप में चले जाते हैं, लेकिन अभी भी कई लोग क्रिस्टोफर के ग्रुप में रह जाते हैं। क्रिस्टोफर डरा हुआ अपने ग्रुप के साथ कंट्रोल रूम में चला जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि वहाँ सच में एलियंस हो सकते हैं और वो उन एलियंस को खत्म करके ये साबित कर देगा कि वो एक अच्छा लीडर था। सबसे पहले वो खुद कंट्रोल रूम के अंदर चेक करने जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैक और उसका ग्रुप भी हॉलवेज से होता हुआ कंट्रोल रूम के दूसरी तरफ पहुंच जाता है और अंदर जाने लगता है। इन लोगों को नहीं पता
था कि क्रिस्टोफर भी कंट्रोल रूम में है। वो लोग एलियंस को ढूंढते हुए अंदर की तरफ जाते हैं। इसके बाद कंट्रोल रूम के बाहर वाले ग्रुप को अंदर कुछ हलचल महसूस होती है। तभी जैक और काय डरते हुए तेजी से उस कंट्रोल रूम के बाहर आकर उस कंट्रोल रूम को बाहर से लॉक कर देते हैं। वो अपने ग्रुप वालों को बताते हैं कि एलियंस ने उन पर हमला कर दिया था। वहीं क्रिस्टोफर को कंट्रोल रूम में एक सीसीटीवी ड्राइव मिलती है। वो उसे सेला को देकर प्ले करने को कहता है। तभी उन्हें कंट्रोल रूम की फुटेजेस उस ड्राइव में मिल जाती है, जिसे देखने पर उन्हें पता चलता है कि रिचर्ड को जैक और काय ने कंट्रोल रूम के मेन कंप्यूटर से एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक वेव शॉक देकर मार डाला था और फिर उन दोनों ने कंट्रोल रूम में एलियंस होने का झूठ बोलकर सबके मन में एलियंस का डर बैठा दिया था। यहाँ पर क्रिस्टोफर और उसका ग्रुप इस बात को छुपा कर रखने का फैसला करता है जब तक कि वो अपना अगला कोई फैसला ना कर ले। तभी क्रिस्टोफर और सेला उस ड्राइव को अपने कमरे में जाकर छुपा देते हैं। रात को क्रिस्टोफर सेला के साथ इंटीमेट हो जाता है। अगली सुबह जैक उन्हें जगाकर कहता है कि मैंने कैंटीन में आज पार्टी रखी है, इसलिए तुम अपने ग्रुप को लेकर वहाँ पर जल्दी से आ जाओ। थोड़ी देर बाद क्रिस्टोफर अपने ग्रुप के साथ कैंटीन में पहुँचता है, जबकि उसे कुछ पता नहीं था कि ये पार्टी क्यों हो रही है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पार्टी तो पहले ही शुरू हो चुकी है। जैक क्रिस्टोफर और उसके ग्रुप को अपने साथ खाने के लिए कहता है और जैसे ही वो लोग खाने के लिए बैठते हैं तो जैक खड़ा होकर कहता है कि इसी वक्त से मैं अपने आप को यहाँ का नया लीडर डिक्लेयर करता हूँ। वहीं क्रिस्टोफर भी ये सुनकर खड़ा होकर मॉनिटर पर रिचर्ड के साथ हुए उस इंसिडेंट की फुटेजेस को चला देता है, जहाँ सभी उस फुटेज में देखते हैं कि रिचर्ड की मौत के पीछे जैक और काय का हाथ है और उन दोनों ने जानबूझकर स्पेसशिप में एलियंस होने का सबसे झूठ बोला था। इसके बाद क्रिस्टोफर कहता है कि हमें जैक और काय को रूम में बंद कर देना चाहिए। तभी जैक सबसे कहता है कि ये सब मैंने हम सबकी सुरक्षा के लिए ही किया है, क्योंकि असल में रिचर्ड की बॉडी के अंदर ही एलियन था जो हम सबको उस ब्लू लिक्विड से कंट्रोल कर रहा था और क्रिस्टोफर रिचर्ड को वापस स्पेसशिप के अंदर लेकर आया था। जैक उन सबसे ये भी कहता है कि अब वो एलियन स्पेसशिप के अंदर ही है और वो हम में से किसी एक की बॉडी में छुपा हुआ है, बस हमें उस एलियन को ढूंढकर मारना है। जिसके बाद जैक क्रिस्टोफर के ग्रुप में से एक लड़के को धक्का देकर कहता है कि मुझे लगता है कि इसकी बॉडी में एलियन है। ये सुनकर वो लड़का जल्दी से वहाँ से खुद को बचाने के लिए भाग जाता है और सभी उसके पीछे बड़ी तेजी से भागते हैं और एक जगह उसे नीचे गिराकर बेरहमी से मार डालते हैं। वहीं क्रिस्टोफर अपने ग्रुप को स्पेसशिप के बिल्कुल सुरक्षित कमरे में ले जाता है, जबकि जैक और उसका ग्रुप मेडिकल रूम में जाकर सभी नुकीले हथियार उठा लेता है। उधर क्रिस्टोफर अपने ग्रुप से डिस्कस कर रहा होता है कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। उनमें से कुछ कहते हैं कि उन्हें अब हार मान लेनी चाहिए। जैक के ग्रुप के पास हथियार हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है जिससे वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी उन्हें जानबूझकर हार मानकर जैक के ग्रुप में शामिल हो जाना चाहिए, जिससे वो बाद में किसी तरह जैक को पकड़कर मार डालेंगे। तभी सेला को याद आता है कि मैंने रिचर्ड की डायरी में स्पेसशिप में छिपे उस सीक्रेट कंपार्टमेंट की लोकेशन को देखा था और उस सीक्रेट कंपार्टमेंट में असली हथियार हैं। इसके बाद क्रिस्टोफर उस सीक्रेट कंपार्टमेंट में रेंगता हुआ चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि वो उस सीक्रेट कंपार्टमेंट के आखिरी दरवाजे को नहीं खोल पा रहा जिसमें हथियार हैं। अब यहाँ पर क्रिस्टोफर ने उस सीक्रेट डोर को खोलने के लिए काफी बार गलत पासवर्ड डाल दिया था, जिसकी वजह से वहाँ एक अलार्म बजने लगता है जो जैक के ग्रुप की मेंबर जूली और उसके साथी को सुनाई देता है और वो जल्दी से जाकर इसके बारे में जैक को बताते हैं। वहीं क्रिस्टोफर उस दरवाजे को खोलने के लिए कुछ टूल्स लेने के लिए बाहर आता है, लेकिन जैसे ही वापस जाने लगता है तो वहाँ वो देखता है कि जैक अपने ग्रुप के साथ हथियार चुराने के लिए सीक्रेट कंपार्टमेंट के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है और फाइनली वो लोग कंपार्टमेंट के डोर को ओपन कर लेते हैं, जहाँ उन्हें बहुत सारे हथियार रखे मिलते हैं। वहाँ पर काय कहता है कि मुझे लगता है ये सभी हथियार उनकी थर्ड जनरेशन के लिए हैं, लेकिन जैक उसे कहता है कि ये सिर्फ हमारे लिए हैं। यहाँ पर क्रिस्टोफर के ग्रुप के दो मेंबर जैक से हार मानकर उसके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं और वो जैक के पूछने पर बता देते हैं कि क्रिस्टोफर के ग्रुप के मेंबर स्पेसशिप में कहाँ पर छुपे हैं। वहीं सेला, फीबी और क्रिस्टोफर तीनों जैक के करीब जाने का प्लान बनाते हैं, जहाँ क्रिस्टोफर उन्हें कहता है कि हमें जैक के पास जाकर उसे मार देना चाहिए, लेकिन फीबी ऐसा नहीं करना चाहती। तभी सेला मॉनिटर पर जैक को उसके ग्रुप मेंबर्स के साथ वहाँ पर उन्हें मारने के लिए आते हुए देखती है। वहीं काय उनके रूम की लाइट कट कर देता है और वो लोग उनके रूम तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर सेला अपने ग्रुप वालों को उनसे लड़ने से मना करती है, क्योंकि जैक के ग्रुप ने उन पर अटैक करके उन्हें पकड़ लिया था। जिसके बाद सेला जैक से बात करने की कोशिश करती हुई कहती है कि मैं भी तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन वो लोग उस पर हंसते हैं और जैक उसे कहता है कि हम तुम्हें अपने ग्रुप में नहीं लेना चाहते, जिस पर फीबी उन्हें कहती है कि तुम सब लोग पागल हो गए हो। वो कहती है कि उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए और सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन जैक के सभी मेंबर्स उसे चुप रहने के लिए कहते हैं और जब फीबी उसके बाद भी चुप नहीं करती तो गुस्से में काय फीबी को गोली मार देता है, जिससे वो तुरंत मर जाती है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तभी जैक अपने मेंबर्स को कहता है कि तुमने देखा कि इन हथियारों से हम क्या कर सकते हैं। तभी जैक क्रिस्टोफर की तरफ गन पॉइंट करके उस पर शूट करता है, लेकिन तभी वो सेला के साथ भाग जाता है। इसके बाद जैक और बाकी लोग उनका पीछा करने लगते हैं। वहीं क्रिस्टोफर सेला के साथ एक वेंटिलेशन की जगह में छुप जाता है
है, लेकिन उनका पीछा करते जैक को पता चल जाता है कि वो लोग कहाँ छुपे हैं, तो वो वेंटिलेशन पोर्शंस के अंदर गोलियां चलाने लग जाते हैं। तभी जूली उसे बताती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उनकी फूड सप्लाई को खराब कर रहा है। वहीं जैक और सेला दूसरी तरफ से वेंटिलेशन से बाहर निकलकर भाग जाते हैं। भागते हुए अचानक उन पर कोई गोली चला देता है, जिसके बाद वो एक रूम में घुसकर वहाँ जल्दी से हथियार ढूंढने लगते हैं। तभी क्रिस्टोफर को एक फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है और जैसे ही वहाँ कोई आता है तो क्रिस्टोफर उसके सर पर फायर एक्सटिंग्विशर मारता है और तभी सेला उसको बेहोश कर देती है और वो उसे मार डालते हैं। उसी वक्त जैक उन्हें भागते देखकर उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, लेकिन इस बार भी वो दोनों उससे बचकर भाग जाते हैं। भागते भागते वो दोनों एक एयरलॉक रूम में घुस जाते हैं। तभी क्रिस्टोफर सेला को जल्दी से स्पेस सूट पहनने के लिए कहता है और एयरलॉक की खिड़कियों को अच्छे से कवर कर देता है और खुद भी स्पेस सूट पहन लेता है। इसके बाद जैसे ही बाहर जैक उस एयरलॉक का दरवाजा खोलने के लिए उस पर फायरिंग करता है तो दरवाजे के साथ साथ एयरलॉक का हैच भी खुल जाता है और जैक के साथ साथ सारी चीजें बाहर स्पेस की ओर बहुत ही तेजी से खींची चली जाती है। तभी वो सेला को जोर से पकड़ लेता है और हैच को बंद करने के बाद उससे लड़ता हुआ उसे चाकू मार देता है। ये देखकर क्रिस्टोफर उसे हैच के बाहर स्पेस में धकेलने लगता है, लेकिन उनकी इस लड़ाई के चलते वो खुद ही स्पेस में खींचा चला जाता है। वहाँ जैक क्रिस्टोफर के स्पेस में जाते ही हैच को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सेला अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर की ओर जोर से धक्का देकर उसे भी स्पेस में फेंक देती है। तभी वो बाहर स्पेस में क्रिस्टोफर को बड़े दुखी मन से ढूंढते हुए देखने लगती है कि अचानक उसे क्रिस्टोफर स्पेसशिप के कोने को पकड़े हुए दिखता है। जैसे तैसे वो दोनों स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं और सभी को बताते हैं कि जैक अब नहीं रहा। ये सुनकर सभी अपने हथियार नीचे कर लेते हैं। इसके कुछ दिनों बाद जब सभी क्रू मेंबर्स कैंटीन में लंच कर रहे होते हैं तो सेला क्रिस्टोफर से पूछती है कि मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं कि ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। इसके बाद वो फिर से रिचर्ड की एक वीडियो को देखने लगते हैं जिसमें वो बता रहा था कि ये मिशन चाहे बुरा हो या अच्छा, इससे ये साबित होता है कि ह्यूमन बीइंग को अभी बचाना कितना जरूरी है। कुछ दिन बाद स्पेसशिप में फिर से लीडर के लिए वोटिंग होती है, जहां क्रू इस बार सेला को अपना लीडर चुनता है। इसके बाद सेला धरती पर भेजने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो कहती है कि अब से वो हर उस चीज के लिए वोटिंग करेंगे जो भी उनके लिए जरूरी होगी। वहीं सभी क्रू मेंबर्स अभी भी स्पेसशिप की रिपेयरिंग में लगे हुए थे और सभी एक साथ में बिल्कुल खुश होते हैं। कुछ महीनों बाद सेला क्रिस्टोफर के बच्चे को जन्म देती है और ऐसे ही सभी क्रू मेंबर्स ने अपने अपने पार्टनर को चुनकर अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा लिया था, जिससे अब स्पेसशिप में कई सारे बच्चे दिखने लगे थे। ऐसे ही उन्हें अपने मिशन पर कई साल बीत जाते हैं और वो बच्चे इसी स्पेसशिप पर वैसे ही बड़े होते हैं जैसे उनकी फर्स्ट जनरेशन बड़ी हुई थी। अब इस मिशन को शुरू हुए 86 साल बीत चुके थे और आखिरकार वो उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें अब इंसानी सभ्यता को बसाना था। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन और उनके बच्चे एक साथ स्पेसशिप की विंडो से उस प्लेनेट को देखते हैं। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।